Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में हम चैप्टर नंबर 14 यानी रिग्रेशन को स्टडी कर रहे हैं। रिग्रेशन की बहुत सी टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में हमने दो रिग्रेशन मॉडल्स यानी y ऑन x और x ऑन y कैलकुलेट किया था और उसमें उनके y इंटरसेप्ट और स्लोप को भी कैलकुलेट किया। इंडिविजुअली अलग अलग हमने दोनों रिग्रेशन लाइंस के स्लोप्स और y इंटरसेप्ट्स को कैलकुलेट करने के बाद उन रिग्रेशन मॉडल्स की आउटलुक्स को भी देखा। आज हम फर्दर कुछ कैलकुलेशंस की तरफ जा रहे हैं और उन कैलकुलेशंस में वही रिग्रेशन मॉडल्स को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल माइंड के अंदर रखना है कि प्रीवियस लेक्चर आपके सामने हो ताकि आपको अगर इसमें कोई नई चीज़ नज़र आए तो उसके साथ उसका लिंकअप हो सके। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेंड वैल्यू एंड रेजिडुअल से। ठीक है, ये ट्रेंड वैल्यू क्या है इसको पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि ट्रेंड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। सो ट्रेंड वैल्यू क्या है? इट इज डिनोटेड बाय फॉर y ऑन x। अगर आपके पास जो रिग्रेशन लाइन y ऑन x है तो जो आपकी रिलेशनशिप इक्वेशन बनती है वो है a y x प्लस बी वाई एक्स विद एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर जब आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं कोई भी, यानी ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं, आप बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपकी जो फॉर एग्जांपल आउटलुक बनती है, फॉर एग्जांपल आपकी आउटलुक बन गई है 3.5 प्लस 40.3562x फॉर एग्जाम्पल। अब आपके पास ये जो मॉडल कैलकुलेट हुआ था, जो रिग्रेशन मॉडल आपने इक्वेशन कैलकुलेट की है, 3.5 किसकी वैल्यू है? ए की। और ये जो 40.3562 है वो किसकी वैल्यू है? बी की। सो ये बी की और ए की वैल्यू ऑब्वियसली उस सूरत में कैलकुलेट हुई है कि जब आपके पास एक्स और वाई डेटा अवेलेबल था, आपके पास पेयर्स की फॉर्म में एक्स और वाई का डेटा था, आपने उनको कैलकुलेट किया और वाई ऑन एक्स एक रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। सो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ट्रेंड वैल्यू क्या चीज है। ठीक है, ट्रेंड वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी रिग्रेशन मॉडल को कैलकुलेट करने के बाद जब हम एक्स की किसी वैल्यू के लिए लेट x इज इक्वल टू 5, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए जब हम y की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, दैट एस्टिमेटेड वैल्यू इज नोन एज ट्रेंड वैल्यू। सो आप ये कह सकते हो कि ट्रेंड वैल्यू कैसे मिलेगी? किसी भी रिग्रेशन इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से और उसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू क्या कहलाएगी? ट्रेंड वैल्यू। अब इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं क्या करूंगा, x की जगह 5 पुटअप करूंगा, 3.5 प्लस 403562 और यहां पर 5 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, अब इसकी सब्स्टिट्यूशन के बाद यानी 5 जो है वो 40 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया, और 3.5 में ऐड हो जाएगा। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो हम यहाँ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो तकरीबन समझ लें 204 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही। दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये आपने ज़हन में रखना है, हमने एक्यूरेट इसको कैलकुलेट नहीं किया। सो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कैसे आई है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कंसिडर करने से। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर कीजिए, मैं बार बार एक लफ्ज बोल रहा हूं, ट्रेंड। यहां से एक चीज आपने लर्न की है कि जब भी हम रिग्रेशन मॉडल एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक ट्रेंड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वही ट्रेंडिंग वैल्यू जो है हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फ्यूचर प्रेडिक्शन के हवाले से। यानी आप ये कह सकते हो कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम जो
मैथमेटिकल मॉडल या इक्वेशन या रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, वो रिलेशनशिप हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके जरिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास एक खास पाथ मिल जाता है कि जिसकी वजह से हम x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही y की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, जिसको हम y हैट यहां पर कह रहे हैं, दैट वैल्यूज आर नोन एज ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, सो अब आपने याद रखना है कि किसी भी जगह पर बुक में, किसी क्वेश्चन में अगर y हैट का जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब यह है दे आर रिक्वायरिंग और दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यूज भी हो सकता है अगर आपके पास बहुत सी x की वैल्यूज हैं, और ट्रेंड वैल्यू भी हो सकता है अगर आपके पास x की एक वैल्यू है। सो एक वैल्यू हो तो ट्रेंड वैल्यू, और अगर एक से ज्यादा होंगी तो वो ट्रेंड वैल्यूज होंगी फॉर द पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं कि ट्रेंड वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो आपके पास डेटा अवेलेबल होता है ना, इस डेटा के हवाले से आपने माइंड के अंदर रखना है कि इस डेटा की जितनी भी इंडिपेंडेंट वैल्यूज आपके पास, यानी x की वैल्यूज हैं, x इसलिए कह रहे हैं कि जनरली x आपका कंसिडर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर। सो x की जितनी भी वैल्यूज आपके पास आएंगी वन बाय वन, यानी जब मैं यहां पर y हैट लिखूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैंने ये कैलकुलेशंस की हैं कि वन बाय वन x की पहली वैल्यू मैंने पुटअप की इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर, ये जो मैंने लेट किया है, x की जगह पर x की पहली वैल्यू, और वहां से आपको पहली ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगी। फिर x की जगह दूसरी वैल्यू जो आपके पास गिवन है, ठीक है, या कोई और वैल्यू जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, आप उसको कंसिडर करने के बाद यहां पुटअप करेंगे और कैलकुलेशंस में परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है जी। सो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और हम इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल के जरिए हम ट्रेंड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ट्रेंड वैल्यू का एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह बिल्टअप होता है। आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। हम लेट कर रहे हैं, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है जिसमें एज आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 26 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह रिस्पेक्टिव वेट जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल 30 kg है, 32 kg है, 40 kg है, 49 kg है, और से हमारे पास आ जाता है 39 kg। ठीक है, यानी एज के हवाले से हमें वेट का डेटा गिवन है। अब क्वेश्चन ये है, इसका क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना है। फाइंड regression line weight on age and estimate value of weight of person whose age is 27 years। ठीक हो गया। सो इस पर्टिकुलर आउटलुक के अंदर आप अगर गौर से देखो तो आपको किसी तरह ये नहीं बताया गया कि कौन सी रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी है। सो इस क्वेश्चन में आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हम अपने रिग्रेशन मॉडल को किस अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं। सो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में फर्ज कर लें, मैं एक पैटर्न बनाता हूं और एज को मैं कह देता हूं x और वेट को मैं कह देता हूं y। तो देखिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वो क्या होगी कि हमने कैलकुलेट करनी है रिग्रेशन लाइन वेट ऑन x। वेट क्या है, y जो हमने लेट किया है, एज क्या है आपकी x। तो देखिए क्लियर होगी बात कि आपको क्या करना है, y ऑन x कैलकुलेट करना है। ठीक है, और
जब यहां पहुंचते हैं तो हुज एज, एज का मतलब है x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 27। क्लियर होगी बात। सो हम अपना सोल्यूशन उसी तरह परफॉर्म करेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे एज वी रिक्वायर्ड regression line y on x. Here weight is considered as y, जैसे हमने यहां पे लिखा, और age is considered as x. यानी ये जो मैंने लिखा ना यहां पर आपको समझाने के लिए, ये पेपर में ना लिखें आप, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहां लिखा है। आप इसको सोल्यूशन के अंदर डिफाइन करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा। यानी आप कह सकते हैं ना, कोई आपसे पूछे भी y on x कैसे पता चला, तो आप ये कह सकते हो जी हमने वेट को y कहा है, एज को x कहा है, तो चूंकि हमने वेट ऑन एज निकालना है तो वेट ऑन एज का मतलब है y on x। आपकी कैलकुलेशंस की तरफ चलेंगे आप। सो हम ये लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन इज, यानी ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये आपने उसको डिफाइन करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने अपने तौर पे उसको कंसिडर किया, फर्ज किया और आपने उसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सो आपको यहां पर डिफाइन करना, बताना है ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। ठीक है। सो रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन इज क्या होगी, जब हमने y on x ये क्लियर हो गया तो इसका मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट y hat इज इक्वल्स टू a yx प्लस b yx x। सो ये आपकी रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन है कि जिसमें आपने a yx और b yx को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हुए हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जिसमें हमने ये देखना है कि ट्रेंड वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी उसी तरह हम जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि हम x की वैल्यू लिखेंगे, हम y की वैल्यू को लिखेंगे और x की वैल्यूज हमारे पास हैं 15, 20, 25, 26 और 30 और y की वैल्यूज हैं हमारे पास 30, 32, 40, 49 एंड 39। क्लियर होगी बात। अब चूंकि हमने कैलकुलेट करना है y on x मॉडल, सो हम y on x के लिए हमारे पास पहले b है yx दैट इज n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x सिग्मा y डिवाइडेड बाय n टाइम्स सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली हमें कॉलम्स को कैलकुलेट करना है कि कॉलम्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारा कॉलम है एक्स वाई, इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारा कॉलम है एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक्स वाई की कैलकुलेशंस कैसे होंगी जी, हमने x और y को कैलकुलेट करना है, मतलब x की वैल्यूज को y की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यहां आंसर को पुट अप करेंगे। सो x की पहली वैल्यू है 15, उसको आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 30 450। कैलकुलेटर अपने पास जरूर रखें। जब भी स्टैटिस्टिक्स की क्लास हो, मैं हमेशा से अभी तक आपको कहता हुआ आ रहा हूं 20 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा आपका 640। ठीक है। उसके बाद 25 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा 1000। नाउ 26 और 49 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए कैलकुलेटर आप भी देखिए, कैलकुलेशंस को मेरे साथ वेरीफाई करें। 26 मल्टीप्लाई बाय 49, तो इसका आंसर जो है वो
74 होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 39, दैट इज 1170। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर करने के बाद आपने यहां पर लिखना है। 15 का स्क्वायर आप करेंगे, दिस इज 225। 20 का स्क्वायर करोगे, दिस इज 400। 25 का स्क्वायर करोगे, दिस इज 625। अब 26 का आपने स्क्वायर करना है, 676, एंड 30 का स्क्वायर इज 900। अब आपको क्या है, इन चारों कॉलम्स का सम 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले x का सम ले लेते हैं। इट इज 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 30, इट इज 116। नाउ y सम 30 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 49 प्लस 39, इट इज 190। ठीक है जी। नाउ एक्स वाई का सम करना है, 450 प्लस 640 प्लस 1000 प्लस 1274 प्लस 1170, एंड दिस इज 4534। नाउ नेक्स्ट इज 225 plus 400 plus 625 plus 676 plus 900, तो इट इज 2826। अब आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा। n की जगह 5 होगा, क्योंकि आपके पास 5 पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 times sigma xy is 4534 minus sigma x is 116 times sigma y is 190 divided by 5 times sigma x square, it is 2826 minus sigma x is 116 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 times 4534 minus 116 multiplied by 190, it is 630 divided by 5 times 2826, 5 times 2826 minus 116 square, 116 square is 674। अब आपको क्या करना है, 630 को डिवाइड करना है 674 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.9347। ये आपके पास किसका आंसर आ रहा है, आप गौर से देखिए, दिस इज बी वाई एक्स, दिस इज बी वाई एक्स। अब ए की कैलकुलेशन आपको करनी है, ए वाई एक्स इज इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार। तो आप y बार को क्या लिखते हैं, सिग्मा y ओवर n, और b की नोटेशन वही रहेगी बी वाई एक्स, और x बार को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा x ओवर n। अब आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। सिग्मा y की जगह पे आप क्या लिखोगे, 190 डिवाइडेड बाय n इज 5 माइनस, उसके बाद b की वैल्यू आपके पास आई है 0.9347। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, x बार यानी सिग्मा x ओवर n से, दैट इज 116 डिवाइडेड बाय 5। सो देखिए जरा, 190 डिवाइडेड बाय 5 इज 38। क्या मैं साइड पर लिख देता हूं, ए वाई एक्स की जो कैलकुलेशन आई है 38 माइनस 116 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.9347। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आएगा
21.6850. सो फाइनली ए का जो आंसर आपके पास आ जाएगा 38 माइनस 21.6850. सो देखिए 16.315. हेंस आप जो आपका पेज होगा वो ऑब्वियसली इससे नीचे जाएगा. सो मेरे पास चूंकि वहाँ राइट पर प्लेस अवेलेबल थी तो मैंने थोड़ा सा इसको कंटिन्यू किया ताकि आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाए कि हम रिग्रेशन लाइन किस तरह उसको वाइंड अप कर रहे हैं. सो रिग्रेशन लाइन वेट ऑन एज इज, अब यहां देखें मैंने एक्स ऑन वाई नहीं लिखा, मैंने वेट ऑन एज किया. इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास पिछला वाला बोर्ड था, हमने वहां पर लिखा था कि आपको रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी है वेट ऑन एज. वो अलग बात है कि हमने वेट को वाई अनाउंस किया हुआ था, लेट कर लिया था, और एज को एक्स, तो हमने अपना प्रोसीजर जो है वाई ऑन एक्स के हिसाब से आगे कंटिन्यू किया था. लेकिन जब फाइनली आप पुटअप कर रहे हो तो आपको अपने क्वेश्चन को नहीं छोड़ना. सो regression line weight on age is y hat is equals to, पहले a की वैल्यू 16.315 प्लस 0.9347 x, ये आपकी रिग्रेशन लाइन फाइनली फाइंड हो गई. कौन सी? वेट ऑन एज. अब आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल्स टू 27. आपको क्वेश्चन को माइंड के अंदर रखना है, जो क्वेश्चन आपने देखा था. अगर आप बोर्ड नंबर 1 के हवाले से अपनी कैलकुलेशंस को देखें, सो बोर्ड नंबर 1 पे जो आपकी कैलकुलेशंस थी वो थी ट्रेंड वैल्यूज के हवाले से. अब हमने जो बोर्ड नंबर 2 पर कैलकुलेट करना है, हमने वेट को कैलकुलेट करना है अगर एज जो है वो आपकी 27 ईयर्स है. तो चूंकि हमने इस x को एज ही कहा हुआ है, तो इसलिए ये एज जो है वो 27 ईयर्स हो तो वेट क्या होगा, और वेट क्या था? y. सो इसका मतलब ये हुआ, यहां हम लिखेंगे वेट यानी आपका जो y है, जिसको हम y हैट भी कहेंगे, वो क्या है आपका y. इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को. ठीक है जी, ये आपका आउटलुक बन गया कि किस तरह आपने इसकी कैलकुलेशंस को आगे परफॉर्म करना है और y की वैल्यू को एस्टिमेट करना है. तो बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के बाद इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसकी वजाहत करते हैं कि ये किस तरह आपको ट्रेंड वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है. जी, हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमने y की वैल्यू को, y हैट जो रिग्रेशन मॉडल था उसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. अब हम ये देख रहे हैं कि हमने ट्रेंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है एट x इज इक्वल टू 27 ईयर्स. क्वेश्चन में x की वैल्यू को हमने कंसिडर किया हुआ है एज, यानी अगर किसी पर्सन की एज 27 हो तो आपने वेट को कैलकुलेट करना है. तो आप जरा गौर करो कि अपने डेटा को अगर आप गौर से देखो तो आपको डेटा के अंदर 27 नजर नहीं आएगा. ठीक है, और अगर फर्ज कर लें अगर आपको ये 27 क्वेश्चन के अंदर नजर आ जाए तो तब भी आपके पास जो कैलकुलेशन होगी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, वो एस्टिमेशन होगी. यानी इस पर्टिकुलर मॉडल से हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप x की कोई भी वैल्यू यहां पुटअप करो आपको वेट मिल जाएगा. ठीक है, यानी जब हम कोई रिग्रेशन मॉडल वेट ऑन एज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से, तो उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से हमारे पास अब एज कोई भी आ जाए तो हम कोई भी एज की वैल्यू यहां पुटअप करके हम वेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. यही वो फ्यूचर प्रेडिक्शन की हम बात कर रहे हैं या ट्रेंडिंग की बात कर रहे हैं कि हमने एक ट्रेंड फाइंड किया. एक्चुअली वो जो ट्रेंड ये है जिसको हमने रिग्रेशन लाइन कहा, इसको हम ट्रेंड लाइन भी कहते हैं. यानी ये जो आपकी लाइन कैलकुलेट हुई है जिसको रिग्रेशन लाइन इससे पहले आप बोलते हुए आ रहे हो, इसको हम एक ट्रेंड लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें ट्रेंड प्रोवाइड करता है कि किसी तरह हम x की कोई भी वैल्यू को पुटअप करके हम अपनी आंसर्स को निकाल सकते हैं. अब आप देखो कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 27 हो तो y हैट की वैल्यू क्या होगी, जरा गौर से देखें. 16.315
प्लस 0.9347 और x की जगह मैंने 27 लगा दिया। अब इसको हम कैलकुलेटर से परफॉर्म कर लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। यानी 16.315 प्लस 0.9347 मल्टीप्लाई बाय 27। तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 41.5519 किलोग्राम, क्योंकि हमने वेट को किलोग्राम के अंदर डिफाइन किया था। सो अब हम ये कह सकते हैं कि एट द एज ऑफ 27, यानी एक ऐसा पर्सन जो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस रिग्रेशन लाइन, हमारे पास इस पर्टिकुलर वेसिनिटी के अंदर या उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से अगर एज 27 ईयर्स हो तो उसका एस्टिमेटेड वेट क्या होगा, 41.5519, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 42 kg भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी के हवाले से रेजिडुअल्स भी हैं। यानी रेजिडुअल क्या चीज है, आपने प्रीवियस लेक्चर में इसको देखा था कि हमने ई को, जो एरर था हमारा, इसी को हमने रेजिडुअल भी कहा। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इज y माइनस वाई हैट, यानी ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, y माइनस वाई हैट। y क्या है आपके पास, ओरिजिनल डेटा, और y हैट क्या है। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि y हैट कहीं पर भी लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली ट्रेंड वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू में से जब आप डेविएशन लेंगे किसकी, ट्रेंड वैल्यू की, तो दैट डेविएशन इज नोन एज एरर, और उसका हम टेक्निकली क्या नाम देते हैं, रेजिडुअल। सो रेजिडुअल इज, अब आप इसको समराइज कर लीजिए कि रेजिडुअल क्या चीज है, रेजिडुअल इज द डेविएशन ऑफ y एंड y हैट। ठीक है, या इट इज द डेविएशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द डेटा। अब मैंने ट्रेंड वैल्यू को y में से नहीं कहा, मैंने इसको कहा है कि एक्चुअल वैल्यू में से हम ट्रेंड वैल्यू को माइनस कर दें। क्यों, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपने इस चीज को स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास रियल लाइफ में लाइन y ऑन x भी हो सकती है और x ऑन y भी हो सकती है। ठीक है, सो इसलिए आपको ये याद रखना है, इट इज द सब्ट्रैक्शन, इट इज द डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू विद द ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, सो ट्रेंड वैल्यू का बिल्कुल कंफर्म और स्ट्रॉन्ग लिंक है रेजिडुअल के साथ। ठीक हो की बात। होप आज का लेक्चर हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। ये समझते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए, और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिसाइज करते रहें। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।